हरे कृष्णा। पिछले सेशन से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है सो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ दोज, और इन जनरल ऑल्सो इफ यू हैव एनीथिंग अबाउट श्रीमद् भागवतम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, आई विल ट्राई टू कवर। आज उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। आदित्य प्रभु, if you see the screen, do let me know. Yes, Prabhuji, it is visible now. Okay, all right. So last time tak we had covered the map of Central Asia and all. Agar I can revisit that also, and I'll try to cover कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। मैप ऑफ सेंट्रल एशिया, सुग्रीव, भीमा, जो भी कवर करा था मैं 2 मिनट में पिछली बार का रिवाइज कर देता हूँ। Then we'll move ahead with today's session. So we were looking at Bharatvarsha, the description of Bharatvarsha, and it is proposed that श्रीमद् भागवतम के 4 मॉडल्स के रूप में हम इसे देख सकते हैं। एक है प्लैनेस्फीयर का मॉडल। अगर धरती को चपटा कर दें और फिर हम प्रोजेक्शन, जितना भी प्रोजेक्शन है, जितने भी लैंड्स का प्रोजेक्शन है, उसको हम देखें तो ये उसका भी डिस्क्रिप्शन दिखता है। प्लस दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द देवतास। तो आप देखेंगे, चाहे मैं एज अ पर्सन दिल्ली में रहता हूं, बट आई कैन नॉट गो टू प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, या प्रेसिडेंट्स के जो इंटरनल सेक्शंस हैं उनके बिल्डिंग में मैं वहां तक एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो भागवतम में डिस्क्रिप्शन है या वैदिक लिटरेचर्स में वायु पुराण, भागवत, मार्कंडे पुराण, इन सब में डिस्क्रिप्शंस हैं, अग्नि पुराण में यूनिवर्स का, वी आर अनेबल टू एक्सेस दोज। इवन के हम जो हिमालयस की बात करते हैं, ऑन अर्थ मैं बात कर रहा हूं, देयर आर वेरियस प्लेसेस वी आर अनेबल टू एक्सेस दोज। हम अपने सेंसेस से, जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं, उससे भी उसको एक्सेस नहीं कर पाते। इवन वी गो टू वृंदावन, वी कैन नॉट एक्सेस वृंदावन। तो वृंदावन में जिस तरह शुद्ध भक्त वृंदावन को देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे हमारा एक्सपीरियंस नहीं है शायद वृंदावन का। वो इसलिए क्योंकि अधिकार नहीं है। वी आर नॉट ऑथोराइज्ड, अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। तो उसी तरह अधिकार नहीं है जैसे कि हमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं है विदाउट परमिशन। सो सिमिलरली वी डू नॉट हैव अधिकार टू सी दिस। एंड स्मॉल स्टोरी आई टोल्ड लास्ट टाइम कि वंस प्रभुपाद वाज फ्लाइंग ओवर एल्प्स। अगर आपको ज्योग्राफी थोड़ा देखा होगा आपने यूरोप का, तो एल्प्स आर जस्ट इन स्विट्जरलैंड। So Switzerland के अंदर Prabhupada was flying, he was coming towards India from France, I think. And when he was flying over Alps, immediately he looked out of the window of the airplane और उन्होंने कहा अपने डिसाइपल से कि आप देख सकते हैं मेरू पर्वत दिखता है। And as expected, the disciple said, Prabhupada, I cannot see. मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप मेरे को क्या दिखाना चाहते हैं बाहर। तो So Prabhupada said, no, I can see मेरू पर्वत। तो प्रभुपाद जी को मेरू पर्वत वहां से दिख रहा था। अभी हम देखेंगे कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। किसी को भी बीच में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो देखिए, अधिकार की हम बात कर रहे थे। सो वी डू नॉट हैव अधिकार टू सी व्हाट इज द अधिकार ऑफ देवतास। अगर देवताओं का जो अधिकार है वो हमारा अधिकार नहीं है, तो हमारे सेंसेस भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उतने। तो दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू सी मेनी थिंग्स। Even के yeah, can everybody go on mute? I'm sorry. Yeah, can everybody please go on mute? Humble request. Thank you. So देवताओं का भी जो अधिकार है वो भी लिमिटेड है। जैसे हमारा एक सर्टेन लेवल तक लिमिटेड है, तो देवताओं का भी आप देखेंगे कि जब देवता लॉर्ड विष्णु से प्रेयर्स करते हैं तो सिर्फ ब्रह्मा जी सिर्फ आवाज सुन पाते हैं भगवान विष्णु की, वो भी नहीं देख पाते। तो देवताओं को आवाज भी नहीं सुनती।
जो शिरोदक्षाई विष्णु हैं, उनकी आवाज भी देवताओं को सुनाई नहीं देती, बिकॉज ऑफ देयर इज नो अधिकार, ओनली ब्रह्मा कैन हियर, बिकॉज ही इज द डायरेक्ट पुत्र, ही इज द डायरेक्ट सन ऑफ लॉर्ड, दैट्स व्हाई। तो आगे चलते हैं। तो हमने 4 मॉडल्स देखे थे। ये 4 मॉडल्स मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये डॉक्टर रिचर्ड थॉमसन, प्रॉपर डिसाइपल श्रीमान हिज ग्रेस Sadaputa Prabhu. So Sadaputa Prabhu has proposed these models and these are beautiful ones. तो सदापुता प्रभु कहते हैं कि जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, जो हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करते हैं, उसको 4 तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली फिट होता है यूरेनस के जो मॉडर्न साइंस है, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो जो सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है, हमारा भागवतम का मॉडल एग्जैक्टली फिट होता है। जो हम ग्रेटर अर्थ का डिस्क्रिप्शन देते हैं, जहाँ पे अभी हम जम्बू द्वीप का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जम्बू द्वीप और जो आगे के द्वीप हैं, प्लाक्ष द्वीप और जितने भी द्वीपस हैं, उनका डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली सोलर सिस्टम के मॉडल से मैच होता है। जितना भी डिस्टेंसेस साइंटिस्ट्स कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि वो हमारे मैच करते हैं। So in a way we can say साइंटिस्ट अगर किसी प्लैनेट पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पता इन मूवमेंट है, तो उनका जो विजन है वो शायद उन द्वीपस की तरफ है, जो क्योंकि अधिकार नहीं है तो उन्हें वो दिखता नहीं है, लेकिन वो ऐसे डार्क मैटर और कहते हैं कि ब्लैक दिखता है बिकॉज देयर इज नो लाइट, बट ऐसा नहीं है, हम आगे भी देखेंगे। दूसरा है हमारे पास सेंट्रल एशिया का, जो ये वाला पिक आपको दिख रही है मेरे राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे, ये सेंट्रल एशिया का मैप है। और हिमालयस का डिस्क्रिप्शन रखते हुए हमने ये देखा, पता डॉक्टर सदापुत प्रभु ने देखा कि इट इज मैचिंग एक्चुअली। बीच में आपको मेरू पर्वत दिखेगा, इसके साउथ में हिमालयस, वहां से गंगा, और जो दूसरे क्षेत्र हैं उसका भी ये एक मॉडल हो सकता है। तो आप देखेंगे भागवतम के वर्सेस को कई तरह से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। देयर आर मेनी वेज टू इंटरप्रेट द वर्सेस ऑफ भागवतम एंड वी कैन interpret the same verse in 2 different ways simultaneously. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सेम वर्स अगर मैं पढ़ूं या कोई प्योर डिवोटी पढ़े तो उसके डिस्क्रिप्शन में और उसके एनालिसिस में भी फर्क होगा। That is because of the consciousness, difference in consciousness. तो आप देखेंगे कि ये सेंट्रल एशिया का भी मैप एक साथ है। तो the structure of the solar system, what scientists see with their devices, at the same time it can also be interpreted as the map of Central Asia. At the same time हम इसे प्लैनेस्फीयर, जो हमारे लेफ्ट में है, लेफ्ट बॉटम में ये प्लैनेस्फीयर है। तो प्लैनेस्फीयर क्या है? अगर अर्थ को आप ऐसे चपटा कर दें, हमारे पास जो अर्थ है गोल, उसे आप एकदम वो कर दें, चपटा सपाट कर दें, तब हमें जो मूवमेंट ऑफ सन है वो एकदम मैच करता है हमारे भागवतम मॉडल से। आप यहाँ पे एक येलो रंग की रिंग देख रहे होंगे, this ring signifies the movement of the sun. This is how the sun moves and it is exactly matching with the modern science. तो मॉडर्न साइंस को खतरा किससे है? अगर मान लीजिए कि हम कहें कि नहीं मॉडर्न साइंस गलत है, तो सदापुत प्रभु कहते हैं कि वो ज्यादा खतरा नहीं है, बिकॉज साइंस हैज इट्स ओन आर्गुमेंट्स। लेकिन अगर हम ये कहने लग जाएं कि आवर मॉडल इज इन अग्रीमेंट विद साइंस, फिर साइंस को ज्यादा बड़ा खतरा है। तो आप फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रपोज करा थ्योरी और मैं कहूं कि ये मॉडल तो मेरे पास पहले से ही था, सो दैट इज अ बिगर डेंजर। तो आप कहेंगे कि मतलब जो मेरा इन्वेंशन है, जिसे इन्वेंशन कहता है मॉडर्न साइंस, जो एस्ट्रोलॉजी कॉस्मोलॉजी है, वो अगर भारत में पहले से ही एक मॉडल प्रेजेंट है, दैट इज अ ग्रेटर चैलेंज टू साइंस। तो इसका मतलब ये कि पिछले 1000 साल से वी वर क्वाइट एडवांस्ड। जितना हमें पिछड़ा हुआ दिखाया जाता है, शायद
the Vedic literatures are much more advanced than what they have thought. इससे भी कहीं ज्यादा उन्नत थे, प्रगत थे जो भारत के शास्त्र हैं. And that's why आप देखेंगे कि they are now coming up with such things. For example, विमानस के बारे में, ये मरकरी को कैसे यूज करना है, they are trying to find out. They do not know, वो अभी तक कर नहीं पाए हैं साइंटिस्ट कि मरकरी एज अ फ्यूल यूज कैसे होता है. But everywhere in विमान शास्त्रस मरकरी is used as one of the fuels. एक मंत्र भी है, मतलब एक मंत्र मतलब एक हिस्सा मंत्र भी है, तो तीन तरीके से हैं प्लेन उड़ाने के. एक मंत्रस, फ्यूल, and then there are birds. So birds can also fly and that can be used as vimanas. But the science is trying to find out how mercury can be used. क्योंकि एक ड्रॉप से you can go very far. And very far, you know, even if you go for 2 kilometers with one drop of mercury, वो बहुत बड़ा achievement है. Okay. प्लस हम देखते हैं कि देवतास, जो हम राइट बॉटम में आपको पिक दिखेगी, दिस इज द व्यू ऑफ द देवतास, बिकॉज दे हैव बेटर अधिकार और मोर अधिकार देन व्हाट वी हैव. अधिकार के लिए कोई इंग्लिश का शब्द नहीं मेरे को मिलता, इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड अधिकार. अथॉरिटी नहीं कह सकते, बिकॉज अथॉरिटी इज आप उसको स्टैंप करते हैं दूसरे पे, लेकिन अधिकार इज पर्सनल. आप राइट कह सकते हैं, राइट, लेकिन आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में राइट जो है वो ग्रहण करने के लिए ज्यादा यूज होता है. इट इज माई राइट, आई वॉन्ट इट. तो ये वॉन्ट वाला नहीं है, दिस इज बेस्टाउड. तो अगर आप देखेंगे अधिकार का एक पैरेलल वर्ड मुश्किल हो जाता है इंग्लिश में ढूंढना. क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन प्रभु जी, दैट कैन बी अर्नड. जो क्वालिफिकेशन है वो अर्न कर सकते हैं. You can do something and you can earn that. Qualification is near to it, I agree. लेकिन qualification, you can take away the qualification also. But अधिकार क्या है? That is bestowed. वो अब जैसे मान लीजिए कि जब पता है विवाह होता है या शादी होती है, so there is something called as कन्यादान. So that is transfer of अधिकार. तो वो qualification transfer एग्जैक्टली मैच नहीं करता. इस सिचुएशन में शायद क्वालिफिकेशन मैच कर जाए, लेकिन हर एक सिचुएशन में जहां पे अधिकार के ट्रांसफर की बात आती है वो वर्ड हमें मिलता नहीं है. तो अगर हम ये कहेंगे कि वी आर मेकिंग द बॉय क्वालिफाइड टू ओन द लेडी, तो वो थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि तभी आप देखते हैं कि जो फेमिनिस्ट हैं वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते. तो जी मैरिज में तो वैसे ही सब अटपटा होता है, तो ठीक है. Yeah, that I agree. All right, so we'll move ahead. अच्छा, एक ये पिक मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था आप लोगों को, तो आप देखिए ये बहुत सुंदर पिक है, फोटो है, जहां पे कृष्ण लीला के तीन अलग अलग पास टाइम या तीन भगवान की लीलाएं एक ही चित्र में हम देख सकते हैं. एक ही फोटो में तीन अलग अलग लीलाएं. अब किसी व्यक्ति को अगर कृष्ण की ये तीन लीलाएं नहीं पता हैं तो वो सोचेगा कि ये क्या बनाया है, लेकिन ये सुंदर चित्रण है. उसी प्रकार भागवत और शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि उनमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो काफी अटपटा लगता है, मैच नहीं करता है एक साथ. तो अगर मैं ये देखूं कि ब्रह्म विमोहन लीला के बगल में ये गोचरण लीला, या फिर मान लीजिए ये ब्रह्मा जी सरेंडर कर रहे हैं कृष्णा को, तो ये एकदम कैसे रिलेटेड है. इसके राइट में कैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे भी सरेंडर कर रहे हैं और ब्रह्मा जी यहाँ पे अपने स्वयं पे बैठ के बच्चों को, जो ग्वाले हैं, उनको चोरी भी कर रहे हैं, और पीछे कृष्णा ग्वालों के साथ खेल रहे हैं. तो ये पूरा ब्रह्म विमोहन लीला है, लेकिन एक ही पिक में है. तो अगल बगल इसका फिट नहीं होता. इसी तरह आप स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स देखेंगे, अगर ब्रह्मांड की पूरी संरचना को देखेंगे तो ये एक साथ फिट नहीं होती शायद, क्योंकि ये अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन है एक साथ लाके और कंपाइल करा गया है. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. इसलिए जब हम शास्त्रों को आप पढ़ते हैं आचार्यों के द्वारा, अब जैसे वादिराज तीर्थ एक आचार्य हुए जिन्होंने ही वेंट इनटू द यूनिवर्स एंड देन ही सॉ, तो तब तक बहुत क्लैरिटी नहीं थी
वैदिक यूनिवर्स के साथ, लेकिन वादिराज तीर्थ मेड इट सिंपल। आगे चलते हैं। ये प्लैनेस्फियर का मॉडल था जो मैं आपको बता रहा था कि भूमंडल को अगर आप सपाट या चपटा कर दें तो फिर हम इसे, जो हमारा मॉडल है वो फिट होता है। आगे चलते हैं। ये प्लैनेस्फियर के मॉडल का, अब ये प्लैनेस्फियर का मॉडल जो है हम इसको कैसे मान सकते हैं, तो हम देखते हैं कि एस्ट्रोलेब करके एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जो कि आज की डेट में म्यूजियम इन द जिनेवा म्यूजियम हिस्ट्री ऑफ साइंस में रखा हुआ है। तो ये एस्ट्रोलेब जो था ये नेविगेशन के लिए यूज होता था। इसको आप मैप की तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन नेविगेशन के लिए ये यूज हो सकता है। और देखिए इसके बीच में ये सूर्य का मूवमेंट भी दिखा रखा है और ये संस्कृत भी लिखी हुई है। अगर हम इसे आगे, एक फोटो आगे दिखाऊं, तो इसमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत की हैं। तो एक्चुअली ये भारत से आया था। देखिए ये पुराना वाला अ लिखा हुआ है बीच में, ये प्र लिखा हुआ है। तो ये जो एस्ट्रोलेब है, दिस इज एग्जैक्टली हमारे जो यूनिवर्सल मॉडल है, जो ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर है शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल मैच करता है। ये देखिए ये प्लैनेस्फियर का मॉडल, और ये नेविगेशन के लिए यूज भी होता था एस्ट्रोलेब। लेकिन आप इसे मैप की तरह यूज नहीं कर सकते। आप इसको ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे को इंडिया से अमेरिका जाना है तो मेरे को कहाँ पे इस एस्ट्रोलेब में दिखता है, वैसा नहीं हो सकता। बट इसे नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हो। आप जब शिप में चलते हो तब वहां पे यूज कर सकते हो। कैन एवरीबॉडी गो ऑन म्यूट? ओके, ऑल राइट, सॉरी सम डिस्टर्बेंस। आगे चलते हैं। ये लास्ट टाइम हम सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, जस्ट एन ओवरव्यू मैंने ये दिया। और साथ में हम ये लोग देखते हैं कि काफी एक्यूरेसी है वैदिक और मॉडर्न मॉडल्स में। जो वैदिक मॉडल है जो कि सूर्य सिद्धांत से मेजरली डिस्टेंसेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या फिर आप ये देखिए कि जो हनुमान चालीसा है उसके अंदर भी डिस्टेंस आता है सूर्य तक। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। सो दैट इज एग्जैक्टली द डिस्क्रिप्शन। एक एकदम काफी सटीक है। जुग सहस्त्र, जुग कहते हैं 12,000 को, जुग सहस्त्र 12,000 योजन, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियोता ही मधुर फल जानू। तो हनुमान जी ने जब भानु को, सूर्य को पता मधुर फल जान के खा लिया था, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारे हनुमान चालीसा में आता है। उसी तरह सूर्य सिद्धांत को अगर हम देखेंगे तो सूर्य सिद्धांत के कैलकुलेशन अर्थ और सन के बीच में अगर उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने, और जो योजन में कैलकुलेशंस है सूर्य सिद्धांत में, तो आप देखेंगे 0.725 वीनस का पड़ता है सूर्य सिद्धांत के हिसाब से, और मॉडर्न साइंस कहती है 0.72, एग्जैक्टली मैचिंग। और जो मरकरी का है 0.36 सूर्य सिद्धांत के हिसाब से, मॉडर्न साइंस कहती है 0.39, और मार्स के हिसाब से 1.54 और मॉडर्न साइंस 1.52। तो ये तो कहना पड़ेगा कि मॉडर्न साइंस हैज कैलकुलेटेड सम डिस्टेंसेस एक्यूरेटली। जो मॉडर्न साइंस है उसने कुछ डिस्टेंसेस एक्यूरेटली कैलकुलेट करे हैं। ये हमारे सूर्य सिद्धांत से भी सिद्ध होता है। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये कह दें कि जो आपने डिस्टेंसेस निकाले वो हमें पहले से ही पता थे, वो ज्यादा बड़ा खतरा है। अब आगे चलते हैं। तो जम्बूद्वीप को हम देखेंगे। मैप ऑफ सेंट्रल एशिया भी मैंने आपको बताया। रामायण में भी एक चर्चा आती है जहां पे जो सुग्रीव हैं वो जम्बूद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों को काफी डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जब हम यज्ञ में भी बैठते हैं तभी भी हम बोलते हैं कि भारत खंडे भारत भूमे मेरोह दक्षिणे। तो आप देखेंगे मेरू के दक्षिण में हम अपनी स्थिति बताते हैं जो सेलेशियल गॉड्स हैं उन्हें। और यहाँ पे सुग्रीव भी जम्बूद्वीप के, क्योंकि वो भागते हैं वाली से अलग अलग दिशाओं में, तो जम्बूद्वीप के कई आइलैंड्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं। फिर भीम जब हेवनली प्लैनेट्स में जा रहे होते हैं तो हनुमान जी बीच में उनको मिलते हैं, वहां पे भी जम्बूद्वीप का डिस्क्रिप्शन आता है। तो कुबेर का जहाँ पे माउंटेन
में प्लेस है, अबोर्ड है, वहां पे भीम हनुमान जी से मिलते हैं। महाभारत में भी ये डिस्क्रिप्शन, सेम डिस्क्रिप्शन आता है। आज हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया, काफी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन शायद काफी दिनों के बाद हमने ये देखा था, तो एक ओवरव्यू लेके आगे बढ़ते हैं। किसी को यहां तक क्वेश्चन है कोई, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर पूछना चाहें, यहां तक कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, बीच में भी अगर किसी का प्रश्न हो तो बता दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को देखते हैं यूनिवर्स के। तो वी ऑल नो कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जब भागवतम सुनी, तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था कि जो भूमंडल में 7 ओशंस हैं, 7 समुद्र हैं, वो प्रियव्रत महाराज के जो रथ था उससे बने थे। तो आप मेरे को ये बताइए कि इनका मेजरमेंट और इनकी क्वालिटीज क्या हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो भूमंडल है, जिसे हम ग्रेटर अर्थ कहते हैं, मेरे पीछे अगर आपको मॉडल दिख रहा होगा तो देखेंगे जो बड़ा प्लेट है वो तश्तरी सा, वो भूमंडल है। जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो एक छोटा सा हिस्सा है भूमंडल का। हमने पिछली बार भी पता है विजिट करा था, आज भी देखेंगे। तो अर्थ जो है, जो भूमि देवी हम मानते हैं, जहां हम रहते हैं, वो भूमंडल नहीं है। भूमंडल एक हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरह है। और इसी के बारे में प्रियव्रत महाराज सुखदेव गोस्वामी से इच्छा जताते हैं 5वें स्कंद के 16वें चैप्टर से पहले से 3 श्लोक में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखिए प्रियव्रत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि देखिए मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन ये शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इसको समझना बहुत क्लिष्ट है, इट इज डिफिकल्ट। तो सुखदेव गोस्वामी ये पहले से ही मानते हैं कि इसको समझना क्लिष्ट है, क्योंकि अधिकार नहीं है देखने का या फिर उसे पूरी तरह से ग्रैस्प करने का। और इसलिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी पता कूप, मंडूक, मंडूक कहते हैं छोटे से फ्रॉग को। तो मंडूक को, जो कूप में रहता है, कूप मंडूक, उसे आप बताएंगे कि समुद्र का कितना विशाल है या समुद्र में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि उसने उसको एक्सेस नहीं है, अधिकार नहीं है समुद्र तक जाने का, तो बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी एक प्रयास है। वो प्रयास इसलिए है क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हम, हमारा जो नजरिया है भगवान को देखने का, जो प्रेम है भगवान के प्रति, कि इतने विशाल होने के बाद भी भगवान किस तरह से हमसे प्रेम करते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, वो हमें कृतज्ञता उत्पन्न हो जाती है। वी बिकम वेरी हम्बल एंड सिंसियरली डिवोटेड टू लॉर्ड। लॉर्ड ये सब अपनी एनर्जी से कर रहे हैं और इतना विशाल है और हम इतने छोटे हैं, एंड स्टिल लॉर्ड इज थिंकिंग अबाउट अस। तो हमारी कृतज्ञता बढ़ जाती है, ग्रेटफुलनेस इंक्रीजेस टुवर्ड्स लॉर्ड। दैट्स व्हाई वी सी दिस। तो बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है और इसकी फलश्रुति भी हमारे पास है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। So thereby, by giving a general description, I will explain the particulars of भूलोका। तो मैं जनरल बताने वाला हूँ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं जनरल बताऊंगा, मैं बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। और आप देखिए ये काफी काफी जनरल बताया सुखदेव गोस्वामी, लेकिन फिर भी इतना डिस्क्रिप्शन है कि माइंड बॉगलिंग लगता है। हम आगे देखते हैं इसे। तो द्वीप, कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला है द्वीप। तो आपको पता होगा द्वि मतलब 2, अपह, भूमिर अपह नलह वायु खम, 5 हमारे स्थूल तत्व हैं। भूमि अपह, अपह मतलब पानी, भूमि अपह नल वायु खमः, खमा मीन्स ईथर, वायु एयर, एंड नलह मीन्स फायर, अपह मीन्स वाटर, एंड भूमि मतलब अर्थ। सो ये जो अर्थ एलिमेंट है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पता है भूमि। तो अर्थ का ही एक कंडेंस्ड फॉर्म भूमि है। इसी तरह से जो पानी है उसका कंडेंस्ड फॉर्म मून है। जैसे जो फायर है उसका कंडेंस्ड फॉर्म सूर्य है।
दिस इज इन वायु पुराण। तो आप जो धरती देखते हैं दैट इज नॉट अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का कंडेंस्ड फॉर्म, जैसे कि जो H2O फॉर्मूला है उसका कंडेंस्ड फॉर्म वाटर बताते हैं साइंटिस्ट लोग, वैसे ही जो पानी है उसका कंडेंस्ड फॉर्म मून है, और जो फायर है, जो अग्नि है, उसका कंडेंस्ड फॉर्म सूर्य है। और इसलिए सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है, और जो मून है उससे हमें ठंडक मिलती है, बिकॉज वो बना पानी से है। ये भी हम डिटेल में किसी दिन डिस्कस करेंगे, मैंने इसको शायद थोड़ा जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, या उसका जो एकत्रित रूप है, जो अर्थ एलिमेंट, जो भूमि का एकत्रित रूप है वो पृथ्वी है, उसी तरह पानी का एकत्रित रूप मून है। मून मतलब हमारा चंद्रमा। और जो फायर है, जो हमारी अग्नि है, उसका एकत्रित रूप सूर्य है। तो साइंस हमें ऐसा बताता है कि मून इज वेरी इंपॉर्टेंट, और शास्त्र हमें बताते हैं कि जो मून है, अगर चंद्रमा नहीं होगा तो लाइफ जो है इट इज मोस्ट डिफिकल्ट, वी कैन नॉट सस्टेन, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो भी वो चंद्रमा है, जो भी रस है, रस किसी भी फल में या सब्जी में, वो चंद्रमा से ही आता है। तो रस जो है वो पानी का ही या फिर अपह, जल का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब तक अगर जो हमारा वो चंद्रमा है पानी से नहीं बना होगा तो वो रस प्रदान भी नहीं कर सकता। तो गीता में भगवान कहते हैं कि जो चंद्रमा है, जो शशि है, वो सभी चीजों का रस प्रदाता है। एंड दैट्स व्हाई यू फील टेस्ट। तो आप बाहर जाते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, आप कभी एस्ट्रोलॉजी में डील करा हो तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बताते हैं कि आप अपने रत्नों को सूर्य और चंद्र में रखा कीजिए। जब सूर्य की उस पर वो दृष्टि पड़ती है, या सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, उसमें अपने रत्नों को रखिए, ताकि उनमें लाइफ आ जाए, उन उनमें जीवन का प्रवाह हो सके। सो मून हमारे लिए रस का काम करता है, बिकॉज इट इज कंडेंस्ड अपह, पानी। इसी तरह है द्वीप। द्वीप मतलब जो दो तरफ से पानी पीता है उसे भी द्वीप कहते हैं, और जिसके दोनों तरफ पानी होता है उसे भी द्वीप कहते हैं। तो अब हम देखेंगे जम्बू द्वीप। जम्बू मतलब जम्बू, एक वो जम्बू फल होता है, उसका पेड़ है इस जगह, प्लस इसके दोनों तरफ पानी है, तो इसलिए नाम हुआ जम्बू द्वीप। इसी तरह वर्ष। वर्ष मतलब होती है वैली। वैली मतलब घाटी। जो हम देखते हैं कश्मीर घाटी, या लद्दाख में कई घाटियां हैं, या कहीं भी आप जाएं तो आप देखेंगे कि जो घाटी है उसे वर्ष कहते हैं। दो माउंटेन्स के बीच में, दो पर्वतों के बीच की जो जगह है, जहाँ पे जो प्लेन एरिया है जहाँ रह सकते हैं, उसे कहते हैं वर्ष। तो आप देखेंगे कि किस तरह अलग अलग पहाड़ हैं और उनके बीच में जो लैंड है उनका नाम है भारतवर्ष। जो हिमालय के दक्षिण में है उसका नाम हो गया भारतवर्ष। फिर इलाव्रत वर्ष हम देखेंगे कहां पर है। अब आगे हम चलते हैं। एक योजन, तो एक योजन अप्रोक्सीमेटली 8 मील के बराबर होता है। तो शास्त्र कहते हैं एक योजन, हमारा आज का फॉर्मूला है किलोमीटर या माइल या मील। तो तो कन्वर्जन है, 1 योजन इज 8 माइल्स और 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 8 मील के बराबर है। 1 मिलियन योजन, तो मिलियन मतलब वो 10 लाख, तो 10 लाख योजन इंटू 8 कर दीजिए, तो 80 लाख मील, या फिर 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। ये 1 मिलियन योजन में, क्योंकि इतना बड़े डिस्क्रिप्शन है तो हम इसमें देखेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। तो आज से मैं थोड़ा कंडेंस करता जाऊंगा, कल हम वर्टिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे पहले हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर देखते हैं यूनिवर्स का। तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स जो है हमारे शास्त्रों में बताया है
कि इसका जो स्ट्रक्चर है आपको ऐसा लगेगा, मान लीजिए लोटस फ्लावर, तो इस लोटस में आपको 3 भाग दिखेंगे। एक तो इसका शेल, जो यूनिवर्सल शेल है, ये हमने ब्लू रंग से इसको गोला जो इसके आसपास बनाया है, ये इस तरह से इसका शेल है। बीच में जो आप सफेद हिस्सा देखेंगे लोटस का, वो हमारे अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स मतलब जो हमारे भू लोक से ऊपर का हिस्सा है, जिसका हम डिस्क्रिप्शन कल देखेंगे, जो स्वर्ग लोक, महर लोक, तपलोक, जनलोक, जितने ऊपर के हिस्से हैं वो लोटस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दिखते ऐसे हैं, इस प्रकार दिखते हैं। जो बीच का हिस्सा है इस लोटस की लीफ की तरह है। आप लीफ देख रहे हैं, इस तरह का भूमंडल है, तो गोल एकदम, इसे भूमंडल कहते हैं हम लोग। तो वैदिक शास्त्र कहते हैं लोटस की जो लीफ है इस तरह का भूमंडल है, बीच में मेरू पर्वत, और नीचे का जो पानी है ये गर्भोदक सागर है। तो इस यूनिवर्स का आधा जो है वो नीचे का पूरा पानी गर्भोदक सागर है। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न? तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एक यूनिवर्स का स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। हमने क्रिएशन में देखा था कि किस प्रकार महाविष्णु के पोर्स से या उनके रोमकूप से या लोमकूप से जो छिद्र होते हैं हमारे स्किन में, उससे एक एक यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है। तो एक ब्रह्मांड को हमने यहाँ पे बड़ा एक छोटे फॉर्म में दिखाया है कि जो बीच का, जो ऊपर वाले प्लैनेट्स हैं, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सारे लोटस का ऊपर वाला हिस्सा है जो फूल है। बीच का हिस्सा जो भूलोक है वो पत्ती की तरह है लोटस की, और जो नीचे वाले हैं वो पत्ती का ही हिस्सा है। नीचे का जो पानी है वो गर्भोदक सागर है, जहां पे गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भ, गर्भ मतलब जो यूनिवर्स है वो गर्भ के समान है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु। तो इस तरह से ऐसा कुछ आपको लगेगा। तो हम भूमंडल का ही डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं आज सिर्फ इस लोटस में। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मेरा प्रश्न, हाँ प्रश्न था प्रभु जी हाँ कि बताइए। ये जो गर्भोदक सागर है ये हमारे आध्यात्मिक जगत के नीचे है ना? आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत माता जी, अगर मैंने ये क्रिएशन वाले टॉपिक पे कवर करा था। हम हाँ अभी, बताया था आपने। हाँ हाँ जी हाँ जी, तो ये आध्यात्मिक जगत नहीं है माता जी, ये सारा हमारा भौतिक जगत ही है। और भौतिक जगत में भी एक एक छोटा सा ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड के अंदर का है। तो ये आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, पूरा जो गोला है आपको स्क्रीन पे दिख रहा हाँ होगा। प्रभु जी, हाँ ये तो मुझे समझ में आया, लेकिन भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में गर्भोदक सागर है ना? नहीं ऐसा नहीं बताया माता था, जी, मुझे ऐसे लगता है। नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं, वो कारण सागर है माता जी। वो कारण सागर है क्या? अच्छा हाँ जी सॉरी हाँ प्रभु जी, जी, मुझे जो ध्यान। हम, आप पता है उसे कहते हैं वो विरजा नदी, विरजा भी है, हाँ उसका हाँ, नाम विरजा विरजा नदी। भी है। हाँ जी, वो कारण सागर हाँ है। और जो अच्छा, ब्रह्मांड के अंदर है वो गर्भोदक सागर है। इस गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु का निवास है। ठीक है प्रभु जी, समझ गए। और साथ में गर्भोदक विष्णु जो हैं वो किनके हम्म ऊपर हैं? वो शेषनाग के ऊपर हैं। उन हम्म शेषनाग ने, जो कि जीव तत्व हैं, एक नया चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो शेषनाग जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने सर पे ले रखा है, वो जीव तत्व हम्म हैं। और जो अच्छा। शेषनाग, जो शेष अनंत शेष हैं, वो बलराम जी हम्म। हैं, वो शंकरषण से उद्धृत हैं। तो ये गर्भोदक सागर भूमंडल के नीचे है? हाँ जी माता जी, ये भूमंडल, अभी मैंने आपको जैसे हाँ दिखाया था कि कमल की जो पत्ती है, हाँ, ये पत्ती है, ये भूमंडल है। हाँ, तो जो पत्ती है वो भूमंडल है। नहीं, और ये उसमें जो, ही कंफ्यूज हो गई थी मैं। हाँ जी, हरे अब, कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, जितने भी इन्फिनिट हमारे ये यूनिवर्सेस है, ब्रह्मांड है, जी, ऑल ऑफ देम कंप्राइज ऑफ महतत्व। नहीं माता जी, नहीं। आप ऐसा कह सकती हैं कि जैसे आप खीर बनाती होंगी, तो महतत्व इज लाइक द खीर। ओके, अब उसमें जो छोटे छोटे चावल हैं वो ब्रह्मांड है।
तो जो अच्छा, दूध मतलब है, कहने का मतलब यही है कि जितने हाँ भी ब्रह्मांड है वो इनकैप्सुलेटेड तो महातत्व के अंदर ही है ना। हाँ जी, कह सकते हैं कि वो महत तत्व में एक एक ब्रह्मांड तैर रहा है। ठीक है। और प्रभु जी, ये सारे जितने भी ब्रह्मांड है, हम एक जैसे का सबका स्ट्रक्चर सेम रहता है, वही वैसे ही चलता है? मतलब जैसे भारत खंड यहाँ पे है तो दूसरे उस ब्रह्मांड में भी, वहां पे भी भारत खंड नहीं है? नहीं नहीं माता जी, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखें हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनका सिर्फ 4 मुख हैं, अच्छा। और जो दूसरे जो ब्रह्मांड हैं वहां का स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां के ब्रह्माओं के जो मुख हैं वो और भी अधिक हैं, उनका इंटेलिजेंस या बुद्धि उनकी और भी अधिक है। तो जितनी जिसके पास ज्यादा क्षमता होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। So we can understand this that every ब्रह्मांड is unique in itself. सबका अपना एक वो है। यस यस माता जी, जैसे कि जो भूमि पे जो मिट्टी है ना उसका एक भी कण दूसरे कण से मिलता जुलता नहीं होता। राइट राइट। तो यही चीज हम देखते हैं कि कोई भी आप अगर समुद्र के किनारे भी जाएं, मिट्टी का एक भी कण दूसरे कण के बराबर नहीं होता। तो देयर इज वैरायटी। अगर इस तो यहाँ इतना वैरायटी है तो लॉर्ड इज सो ह्यूज। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न महत तत्व को लेकर? महत तत्व प्रधान हमने पिछली बार डिस्कस करा था। प्रधान, प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और 5 हमारे स्थूल तत्व। ये 5 जो हैं क्रिएशन का पार्ट हैं, जिसमें प्रधान जो है वो चेंज होता है प्रकृति में, प्रकृति चेंज होती है महत तत्व में, महत तत्व बदलता है अहंकार में, अहंकार बदलता है 5 स्थूल तत्व, भूमि, अपह, नलह, वायु एंड खमः। और फिर ये तीनों का मिलन होता है 3 गुणों से। 3 गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनसे अलग अलग देवताओं की, और जो इंद्रियज हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका। हरे कृष्णा। तो ये शॉर्ट में क्रिएशन मैंने बता दिया है। अब मैं आगे चलता हूँ आज के टॉपिक पे, जो कि हम भूमंडल देख रहे हैं। तो अभी हम आज करेंगे सिर्फ भूमंडल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम 43 मिनट्स वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो देखिए भूमंडल की ही मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, जो पत्ता है लोटस का, ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर का। तो प्रियव्रत महाराज जो हैं, अभी मैंने देखा था कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज ने इस भूमंडल को 7 भागों में और 7 ओशंस में डिवाइड करा है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप कोई भी जवाब दीजिए, ये 7 भाग में ही क्यों डिवाइड करा प्रियव्रत महाराज ने? अगर किसी ने पढ़ा हो तो भागवत, 7 भाग में ही क्यों डिवाइड करा प्रियव्रत महाराज ने? 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? 7 sons he had. Oh, wonderful. Thank you. Who was that? कौन थे? I am Lakshmi Mitra Devi Dasi. Hare Krishna. या थैंक यू माता जी। तो हम देखेंगे प्रियव्रत महाराज के 7 पुत्र थे, और हर एक पुत्र को उन्होंने भूमंडल का एक एक हिस्सा दिया, जैसे कि हम लोग भी करते हैं, डिवाइड द प्रॉपर्टी सो दैट नो फाइटिंग। तो आप देखेंगे भौतिक संसार का नियम है स्पेस, सबको जगह चाहिए अपनी, चाहे वो पुत्र हो या और कोई। तो प्रियव्रत महाराज ने जब अपने पुत्रों को सुखी करने के लिए 7 अलग अलग स्थान दिए मंडलों के रूप में, भूमंडल के 7 आइलैंड्स या द्वीप, तो शायद हमारे लिए सबके लिए लेसन है। ओके, तो थैंक यू लक्ष्मी माता जी, दैट वाज अ वंडरफुल आंसर। तो प्रियव्रत महाराज के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो प्रियव्रत महाराज ने अपने आप को, ठीक है ये हम बाद में देखते हैं, वरना ये आप मेरे को बताइएगा। तो प्रियव्रत महाराज की जो चैरियट थी आप यहाँ देख सकते हैं, वो सूर्य के समान प्रकाशित थी। वो क्यों थी वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, वहां पे बीच में मेरू पर्वत है और भूमंडल। तो भूमंडल ऐसा था शुरुआत में, पूरा पृथ्वी, मतलब अर्थ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी आप जो धरती है उसका मत सोचिए।
तो ये भूमंडल है और बीच में मेरू पर्वत। इस मेरू पर्वत के जब सूर्य घूमता है एक एक पर्वत पे, उसका नाम हम देखेंगे थोड़ी देर में, तो सूर्य जब प्रदक्षिणा करता है मेरू की, मेरू के चारों ओर जाता है सूर्य ऊपर से, तो एक तरफ तो दिन रहता है लेकिन दूसरी तरफ रात रहती थी। और प्रियव्रत महाराज को यह देखकर बड़ा कष्ट होता था कि मेरे साम्राज्य में एक तरफ बिल्कुल अंधकार है। तो प्रियव्रत महाराज ने यह डिसाइड करा कि उन्होंने अपनी योगिक सिद्धि से वो दूसरे सूर्य के रूप में स्थापित हो गए, और जो पाथ सूर्य ने अपनाया, वही पाथ प्रियव्रत महाराज ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। और वो गोल गोल सूर्य का पीछे करते हुए जैसे जैसे जहां जहां से जा रहे थे पृथ्वी पे से, जो भूमंडल में एक्चुअल पृथ्वी, जो भूमंडल हम कह रहे हैं, तो जहां जहां से उनका रथ गया, एक पहिए का रथ, वहां वहां से पृथ्वी खुदती चली गई। वो हिस्सा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में हम देखते हैं कि अलग अलग सागर हैं या ओशंस हैं। उन गड्ढों के जो बीच के हिस्से थे उनको कहते हैं वर्ष। तो प्रियव्रत महाराज ने दूसरे सूर्य के रूप में स्थापित हुए, और जब तक वो रहे तब तक वो ये करते रहे कि ये आगे आगे सूर्य चलते थे और पीछे वो दूसरे सूर्य के समान अपने जो आधा भूमंडल है उसको प्रकाश देने के लिए। तो आप देखेंगे जब ये घूमे सूर्य तो प्रियव्रत महाराज भी घूमे, और बीच का एक हिस्सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में जो पहला हमारा सॉल्ट वाटर ओशन है वो भर जाता है। तो इसके अंदर सॉल्ट वाटर ओशन, पहाड़ों से जब जो पहाड़ हैं उनसे नदियां बहती थी, तो उससे जो पानी इसमें भरता है वो सॉल्ट वाटर भरता है। और जो अंदर का हिस्सा है वो जम्बूद्वीप है। ये पहला गड्ढा, ये प्रियव्रत महाराज के चैरियट से। इसी तरह अलग अलग जैसे ही प्रियव्रत महाराज आगे चलते गए, ताकि उनके जो उनकी प्रजा है वो उन्हें देख सके, तो अपना जो रथ है वो डबल कर लेते थे। तो पहला अगर गड्ढा मानिए कि अगर उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ 1 योजन है तो दूसरे वाले की 2 योजन, फिर तीसरे वाले की 4 योजन, ऐसे 7 साइकिल्स में प्रियव्रत महाराज पूरी भूमंडल पे चक्र लगाया उन्होंने। तो ऐसे 7 वर्षों का निर्माण हो गया। अब जैसे ही प्रियव्रत महाराज बाहर आ गए, ऐसे ही प्रियव्रत महाराज अंदर जाएंगे। तो 7 रथों से प्रियव्रत महाराज ने 7 गड्ढों का निर्माण करा, जिसमें 7 समुद्रों का फिर निर्माण हुआ। और फिर इसी तरह प्रियव्रत महाराज अंदर भी जाएंगे। तो आधे वर्ष बाहर और आधे वर्ष अंदर, तो 1 वर्ष हो गया। अब मेरा प्रश्न है, अगर प्रियव्रत महाराज अपने रथ पे पूरे लाइफ टाइम सिर्फ वर्षों का निर्माण कर रहे थे अपने रथ पे आसीन होकर, तो राज्य कौन कर रहा था? कोई बता सकेंगे? ये मेरा प्रश्न है। एक बार ट्राई कीजिए। अगर प्रियव्रत महाराज वर्षों का निर्माण कर रहे थे अपने 7 पुत्रों के लिए, साथ में अपनी प्रजा को प्रकाश दे रहे थे सूर्य बनकर, तब राज्य कौन चला रहा था? I think he got expanded, Prabhuji. Yes. Thank you, Harsha Latika Mataji. Thank you. That was a beautiful answer. Thank you very much. तो प्रियव्रत महाराज 2 भागों में विस्तारित हो गए थे। एक जो उनका विस्तार था वो राज्य कर रहा था, और दूसरे विस्तार के रूप में प्रियव्रत महाराज इन 7 द्वीपों का निर्माण कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी देवता होते हैं उनके आप किसी भी मंदिर में जाइए, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाइए, आशीर्वाद अवश्य मिलता है, क्योंकि हनुमान जी अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं। तो जितने भी देवता हैं वो अपने आप को विस्तारित करते हैं, और इसी कारण हम किसी भी उनके कितने भी मंदिरों का निर्माण करते हैं, उनकी स्थापना होती है। प्रियव्रत महाराज की एक खास बात थी कि चाहे उन्होंने अपने आप को विस्तार करा,
लेकिन दो अलग अलग विस्तार उनके, एक विस्तार राज्य कर रहा था, दूसरा विस्तार उनका वर्षों का निर्माण कर रहा था। ये अद्भुत बात है, क्योंकि जनरली हमने क्या देखा है देवताओं के साथ, जैसी क्रिया एक विस्तार की रहेगी वैसे ही सारे विस्तारों की क्रिया रहती है। लेकिन प्रियव्रत महाराज के साथ ये एक अद्भुत, हम एक 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 अद्भुत चीज देखते हैं। आगे चलते हैं। तो जो 7 चैरियट्स थे, हमने चैरियट्स के बारे में बताया, और ईच आइलैंड का जो भी ओशन बने या समुद्र बने, उसका जो साइज था या उसकी जो चौड़ाई थी वो पहले वाले हिस्से से 2 गुनी थी। वो इसलिए क्योंकि प्रियव्रत महाराज अपना जो विस्तार था उसे बड़ा कर लेते थे अपने रथ को। वो दूसरे रथ पे जो नया रथ निर्माण होता था, 7 अलग अलग रथ थे, वो पहले वाले से 2 गुना होता था, ताकि सब लोग उनके राज्य में जम्बू द्वीप तक कितने भी अंदर हो उनको देख सकें। तो इसलिए देखिए 7 चैरियट्स, तो 26 डेज और 180 डेज इज हाफ ईयर। तो ये समर इक्विनॉक्स से, ये कर्क संक्रांति से लेके जो पौष मास में आती है, कर्क संक्रांति सॉरी पता जुलाई में आती है, वहां से पौष मंथ तक जो मकर संक्रांति आती है वहां तक ये प्रियव्रत महाराज इस तरह ट्रैवल करते हैं, और रिटर्न ट्रैवल फिर से मकर संक्रांति से और कर्क संक्रांति तक। हरे कृष्णा। इन्हीं 7 गड्ढों में 7 ओशंस बनते हैं। जो सबसे बाहर वाला गड्ढा है उसमें स्वीट ड्रिंकिंग वाटर है, उससे जो जुड़ा हुआ द्वीप है उसका नाम है मतलब पुष्कर द्वीप। यही पुष्कर द्वीप है जहां पे मानसोत्तर पर्वत है इसके बीचों बीच, और इसी मानसोत्तर पर्वत पे सूर्य परिक्रमा लगाते हैं। इनसे जो अंदर वाला गड्ढा है उसके अंदर इमल्सिफाइड योगर्ट है, दही, वो दही का सागर है, और उनके अंदर शाक द्वीप। तो आप देख रहे हैं इसको द्वीप क्यों कहा जाता है, इस हिस्से को द्वीप क्यों कहा जा रहा है, ये शाक द्वीप क्यों कहा जा रहा है, ये पुष्कर द्वीप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके दोनों तरफ सागर है। तो द्वीप जो दोनों ओर से पानी को पी रहा है उसे द्वीप कहते हैं। इसी तरह से हमारे 7 ये द्वीप बनते हैं भूमंडल पे। क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, शालमली द्वीप। तो नाम कैसे पड़े पुष्कर द्वीप, क्योंकि यहाँ पर निवास है पुष्कर द्वीप पे ब्रह्मा जी का। हम आगे देखेंगे ब्रह्मा जी के कई निवास हैं, जैसे कि आजकल हम लोगों के भी कई निवास हो सकते हैं। एक कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं वो एक घर रखते हैं मुंबई में, एक घर रखते हैं दिल्ली में, एक घर रखते हैं कहीं और कश्मीर घूमने जाएंगे, स्विट्जरलैंड और कहीं कहीं रखते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं उनके बड़े घर होते हैं। तो इसी तरह पुष्कर द्वीप पे ब्रह्मा जी का भी एक निवास स्थल है। जैसे कि ब्रह्मा जी का जो सत्यलोक है वहां निवास स्थल है एक, दूसरा मेरू पर्वत पे एक निवास स्थल है, और तीसरा पुष्कर द्वीप पे एक निवास स्थल है, इसलिए नाम पड़ा पुष्कर। आपने ये भी सुना होगा कि राजस्थान में जो पुष्कर है वहां पे ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, वो इसी को दर्शाता है। वो जो पुष्कर है राजस्थान का वो इसी को दर्शाता है, पुष्कर द्वीप को। और सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में जगह है जहां पे ब्रह्मा जी की उपासना होती है, वो है पुष्कर। तो पुष्कर द्वीप की वो एक तरह से कह सकते हैं प्रतिबिंब है। आगे चलते हैं, बाकी द्वीपों का कैसे नाम पड़ा। तो यहाँ पे विशाल वृक्ष हैं, यहाँ पे जो शाक द्वीप है उस पे शाक नाम का एक वृक्ष है, इसलिए नाम पड़ा शाक द्वीप। इसी तरह क्रौंच द्वीप, यहाँ पे क्रौंच नाम का पेड़ है, कुश द्वीप, फिर शालमली नाम का एक पेड़ शालमली द्वीप, और जम्बू द्वीप, जम्बू नाम का जो पेड़ है उससे जम्बू द्वीप, प्लाक्ष द्वीप, प्लाक्ष नाम का पेड़ है। तो इस तरह से हमने 7 द्वीपों को देखा। तो एक एक द्वीप प्रियव्रत महाराज ने अपने 7 पुत्रों में विभाजित कर दिए। अग्निद्रा, फिर है इद्म जिह्वा, फिर है यज्ञ बाहु, फिर है हिरण्य रेता, अघृत पृष्ठ, मेदतीति और वीतिहोत्र। भागवतम कहती है इनका नाम जानने से ही हम में शुद्धता का निवास हो जाता है। साथ में हर एक जो द्वीप हैं उनके नाम और उनके जो ओशंस हैं उनके आसपास, तो कौन कौन से ओशन है वो भी यहाँ पर हैं। मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा बाद में।
अब आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द 7 आइलैंड्स। जो 7 आइलैंड्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन। तो भूमंडल एक लोटस के समान भी लगता है। आप फिर से देखेंगे लोटस का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अब देखिए ये 7 पत्तल, 7 जैसे पेटल्स हो गई वैसा लगता है, वो 7 सर्कुलर कवरिंग्स। और जो जम्बू द्वीप है उसमें जो बीच वाला हिस्सा है लोटस का, वर्ल कहते हैं उसे, जो बीच में पीला हिस्सा होता है वैसा लगता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो पहला द्वीप है उसके अंदर 9 वर्ष हैं, जिसको हम जम्बू द्वीप कह रहे हैं। वो 9 भागों में डिवाइडेड है। उसमें 9 जो माउंटेन्स हैं या पर्वत हैं और 4 बड़ी नदियां। ये देखेंगे हम कि ये 4 बड़ी नदियां कौन सी हैं और जो 9 माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं। तो ये जो 9 माउंटेन्स हैं ये एक तरह से बाउंड्री का काम करते हैं 9 वर्षों के लिए। ये 9 क्यों है? फिर से वही कोई बता सकते हैं तो? जो जम्बू द्वीप है ये 9 वर्ष ही क्यों है? हरे कृष्णा। जो जम्बू द्वीप हैं ये 9 वर्ष ही क्यों है? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? Again 9 sons, Prabhuji. यस यस, थैंक यू माता जी। सो हम देखेंगे कि हमने अभी अभी देखा कि प्रियव्रत महाराज के जो सबसे वरिष्ठ पुत्र थे अग्निध्रा, तो अग्निध्रा के 9 पुत्र हुए और उन्होंने अपने 9 पुत्रों को एक एक वर्ष में स्थापित कर दिया। और जो माउंटेन्स, जो भी पर्वत श्रृंखला थी वो उनकी नेचुरल बाउंड्रीज बन गई। द्वीप नंबर 2 से 6 के बीच में 7-7 वर्ष हैं हर एक द्वीप के, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे उनके 7 पुत्र थे। इसी तरह जो सप्तम द्वीप है जो पुष्कर द्वीप के नाम से प्रचलित है, वहां पे सिर्फ एक ही माउंटेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो माउंटेन है या पर्वत है, इसी के ऊपर सूर्य अपनी प्रदक्षिणा कर रहा है। मानसोत्तर इसका नाम है। और जो 2 वर्ष हैं वो एक पर्वत इसको 2 वर्षों में विभाजित कर देता है या काट देता है। इट डिवाइड्स, दैट मानसोत्तर माउंटेन डिवाइड्स दिस द्वीप, पुष्कर द्वीप, इनटू 2 वर्षस। और वहां पे 2 नदियां हैं। नेम्ड आफ्टर देयर सन्स, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हर्मिटेजेस। बहुत सुंदर वहां हर्मिटेज है हर एक द्वीप पे। लेक्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं। और मात्र इनके पानी को छूने मात्र से इमीडिएटली प्यूरिफिकेशन होता है। 4 वर्णों के लोग यहाँ भी निवास करते हैं। यहाँ पे हमने ये दर्शाया है कि जो पुष्कर द्वीप है यहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास स्थल है। 1000 पेटल्ड लोटस से, इतना सुंदर ये लोटस है। और आप देखेंगे ये जो मानसोत्तर पर्वत है पुष्कर द्वीप पे, इससे 2 नदियां निकलती हैं। लेकिन जो बाकी जो अंदर वाले जितने भी द्वीप हैं उन पे 7 जो हैं वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और हर एक से एक एक नदी निकलती है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। जो क्रॉन्च द्वीप है आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और हर एक से एक बड़ी नदी का उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ के लोगों को किसी भी चीज की अगर आवश्यकता होती है तो ये नदियों से पूरी हो जाती है। यहाँ पे बेड्स, आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी वर्षों को भौम स्वर्ग भी कहते हैं। तो 3 तरह के स्वर्ग हैं। बिल स्वर्ग जो नीचे, जो भूमंडल के नीचे के स्थान है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता और वहां पे एथीस्टिक या नास्तिक लोग रहते हैं, वो होते हैं, वो सारे हैं भाई बील स्वर्ग। बील, हमने ये शब्द भी सुना होगा। बिल का मतलब होता है गड्ढा, या फिर पता कहीं जमीन में जो खोदा हुआ हो, उन्हें कहते हैं बिल स्वर्ग। अब जो धरती पे हैं, जो मतलब भूमंडल पे हैं, वो है भौम स्वर्ग। और जो ऊपर हैं वो हमारे देव स्वर्ग। तो 3 तरह के स्वर्गों का यहाँ पे वर्णन है हमारे शास्त्रों में। प्लस जो क्रॉन्च माउंटेन है यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आता है। आगे बढ़ते हैं। शालमली द्वीप वैसा ही है। तो किसी भी व्यक्ति को जो इन द्वीपों में निवास स्थान है जिनका, काम करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो भारत भूमि, जो भारत भाग है उसी में ऐसा होता है। जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि भारत वर्ष क्या है, भारत खंड क्या है। तो जो भारत वर्ष है सिर्फ वहीं पे काम करने की आवश्यकता होती है और कहीं भी आपको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।
जो नदियां हैं वही आपको सारी आपकी जो सुविधाएं हैं, द रिवर्स प्रोवाइड फॉर योर मेंटेनेंस। आपको कुछ भी चाहिए, आप यू गो टू अ रिवर, यू विल गेट इट, बस। कुछ भी आपको जीवन में चाहिए, कपड़ा, मकान, कुछ भी चाहिए, इट इज देयर फ्लोटिंग वेरी इजिली। तो ये इनके हमने कुछ विर्थ यहाँ पे वी हैव कैलकुलेटेड एंड वी हैव शोन इट हियर। हमने कितना बड़ा है, क्या क्या कौन कौन से डीटीज हैं वहाँ पे, और वहाँ पे स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे सब कुछ एक जगह लिख दिया है, मैं शेयर कर दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। MY है मिलियन योजनास, मिलियन योजन है इसका, और ये कैलकुलेशन हमने इसलिए की है कि 0.05 मिलियन योजन, कहने का मतलब है कि ये 50,000 योजन का जम्बू द्वीप है। तो 50,000 प्लस 0.1 हो गया जो सॉल्ट ओशन है, मतलब 1,00,000 योजन का सॉल्ट ओशन हो गया, इससे डबल। और फिर उसका डबल हो गया प्लाक्ष द्वीप, तो 0.1 का डबल हो गया प्लाक्ष द्वीप, मतलब ये 2,00,000 योजन का है। और उतना ही बड़ा एक और जो उसका ओशन बनता है, प्लाक्ष द्वीप का जो सागर है, उसकी भी उतनी ही है। इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन दिया है। अंतिम में मानसोत्तर पर्वत है जो वो 10,000 योजन का बताते हैं पर्वत को, और 3.2 दो हिस्सों में वो बांट देता है। तो 10,000 योजन का पर्वत है ऊपर और नीचे, उसका जो फैलाव है वो 10,000 योजन का है। तो जम्बूद्वीप कितना है, वो 50,000 योजन का है। तो आप देखेंगे कि जो प्रियव्रत महाराज के ये 7 पुत्र, और सबके कितने कितने पुत्र वहां पे दिया हुआ है। तो वीतिहोत्र के मात्र 2 ही पुत्र थे, तो उन्होंने इस तरह से है जो काफी विभाजन करा है। हर एक का डीटीज हैं, हर एक वर्ष की एक डीटी है। तो आप यहाँ देखेंगे सिर्फ जम्बूद्वीप में ही है कि 9 तरह के देवता वो जम्बूद्वीप में पूजे जाते हैं, वरना हर एक द्वीप में एक एक ही देवता का पूजन है। जैसे प्लाक्ष द्वीप में सूर्य का, और जो शालमली द्वीप है वहाँ चंद्र का, तो जो कुश द्वीप है वहाँ अग्नि का, ऐसे ही वो क्रौंच में वरुण का, शाक में वायु का, और जो पुष्कर द्वीप है वहाँ ब्रह्मा जी, सिर्फ ब्रह्मांड में एक ही जगह है पुष्कर द्वीप। यहाँ तक वी आर ओके? यहाँ तक किसी को प्रश्न है तो आप बताइए। तो हम जम्बूद्वीप का डिस्क्रिप्शन यहाँ देखते हैं कि किस तरह से जम्बूद्वीप के 9 यहाँ माउंटेन्स हैं, 9,000 योजन का हर एक डिवीजन है, और 9 वर्ष हैं जहाँ पे 9 पुत्रों को अग्निद्रा जी के दिया गया है। और इलावर्त वर्ष इसका सेंटर है। ये बहुत खास है क्योंकि ये लगता ऐसा है कि ये यज्ञ कुंड है। ये सेंटर ऑफ इलावर्त वर्ष है जहाँ पे मेरू पर्वत है। आगे देखते हैं। तो अब देखिए इस तरह से जो बीच का हिस्सा है जम्बूद्वीप का, जो मेरू पर्वत को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी लोटस का बीच का हिस्सा है, इसलिए हमारा जो जम्बूद्वीप है वो लोटस के से कंपैरिजन करा गया है इसका, क्योंकि इसके बीच में मेरू पर्वत है। तो मेरू पर्वत का 1,00,000 योजन का ये मेरू पर्वत है, जो कि धरती के ऊपर, भूमंडल के ऊपर है 84,000 योजन, नीचे है 16,000 योजन, और इसका डायमीटर है 0.1 मिलियन योजन, प्लस इसे सुमेरु भी कहते हैं, या मेरू सुमेरु एक ही शब्द है। इसके ये 9 भाग, जो कि कुरु वर्ष, जो हिरण्मय, रम्यक, और बीच में इलाव्रत वर्ष। यही इलाव्रत वर्ष पे भगवान शिव हैं। और यहाँ पे जो 2 पहाड़ हैं छोटे छोटे, इनमें और भी डिविजन्स हैं जिसके मैं डिटेल में और जाऊंगा तो शायद बहुत विस्तारित हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पहाड़ जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे मात्र भगवान शिव निवास करते हैं, और उनको छोड़ के कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाएगा तो उसे स्त्री के रूप में ही जाना है, वो स्त्री का रूप धारण करेगा, या वहां पहुंच भी गया कोई पुरुष तो स्त्री बन जाएगा। पूरे इलावर्त वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 2 छोटे छोटे पहाड़ हैं जहाँ पे भगवान शिव का स्थान है, वो रहते हैं। तो इलाव्रत वर्ष में आप देखेंगे कि भगवान शिव की ही पूजा है। हिम पुरुष वर्ष में हम जानते हैं हनुमान जी का निवास है। भारत वर्ष में नर नारायण ऋषि। एक और अच्छी और ध्यान देने वाली बात कि हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है दिशाओं का वर्णन कर रहे हैं,
लेकिन भागवतम कभी कभी ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की बात करती है। तो ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ इन रिस्पेक्ट टू भूमंडल, ये हमारा ब्रह्मांड है विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मांड। और जब हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल जो भूमंडल है उस पे सूर्य की स्थिति के बारे में, वो कैसे घूमता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर एक कमल की लीफ है, इसके 4 दिशाएं हैं, तो इसलिए 10 डायरेक्शंस कहते हैं, या वो आपने सुना होगा 10 डायरेक्शन, वो 10 दिशा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसका 4 दिशाओं में विभाजित हो जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ से ये गति करता है। लेकिन एक्चुअल नॉर्थ वो हम देखते हैं कि वो ऊपर की तरफ है। अगर वर्टिकल या फिर ऊपर की तरफ अगर देखें तो जो ब्रह्मांड में वो है ट्रू नॉर्थ, और नीचे की तरफ गर्भोदक सागर की तरफ ट्रू साउथ। लेकिन हॉरिजॉन्टल में हमारा नॉर्थ आगे की तरफ है, सामने की तरफ जहां पे सूर्य है वो ईस्ट आप मान लीजिए, पीछे की तरफ साउथ और इधर वेस्ट। ये हमारे भूमंडल का एक थोड़ा पास से वर्णन, ये और सुंदर वर्णन है। जो बीच वाला है वो इलाव्रत वर्ष है। ये आप छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हैं, इसमें भी इलाव्रत वर्ष में भी ये वाले पहाड़, यहाँ पे निवास स्थान है भगवान शिव का। यहाँ पे कोई स्त्री नहीं जा सकती, मात्र पुरुष एक हैं भगवान शिव। मतलब कोई पुरुष नहीं जा सकता, सिर्फ एक भगवान शिव ही हैं जो एकमात्र पुरुष हैं। कोई और जाएगा तो स्त्री का रूप धारण करके ही जाते हैं। तो ये जो बीच वाला स्थान है, तो ऐसा लगता है कि ये यज्ञ कुंड है, और वाकई आप देखें तो यज्ञ कुंड जैसा ही लगता है। ये छोटे छोटे पहाड़ भी वो केशराचल पर्वत हैं, सारे केशराचल माउंटेन्स। ये जो आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं, इनकी हाइट मेरू पर्वत जितनी ही है। बहुत सुंदर, ये ऐसा लगता है कि ये यज्ञ ही हो रहा है। हमारा जो जम्बू द्वीप है, जो बीच का हिस्सा है, ऐसा लगता है यज्ञ कुंड है। तो वायु पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि अलग अलग वर्ष किस तरह और किस प्रकार हैं। बीच का आप हिस्सा देखिए, सुमेरु पर्वत जहां पर हैं, ये एक और ऊपर मेरु पर्वत के जितने भी देवता हैं उनका निवास स्थान है। बीच में ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। तो देखिए यज्ञ कुंड की अभी मैं बात कर रहा था, तो जो केशराचल मैंने लंबा फिलामेंट्स जैसे आपको दिखाए, लंबे लंबे पर्वत जो एक पता धागे जैसे लग रहे थे, वो केशराचल पर्वत। और मेरुमंद, ये छोटे छोटे पर्वत भी हैं इसके अंदर। और ये इलाव्रत वर्ष का पूरा हिस्सा। इसके जो कारण, ये जो करवीर और कैलाश पर्वत हैं जिनकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ शिव जी का निवास स्थान है, कोई पुरुष नहीं जा सकते। तो ये ऐसा लगता है जैसे हवन कुंड, इसी प्रकार की संरचना है। बिल्कुल आप देखेंगे बहुत सुंदर लगते हैं, दोनों को कंपेयर कीजिए तो हवन कुंड जैसा ही है। प्लस जो मेरु पर्वत के ऊपर निवास स्थल हैं, तो ब्रह्मा जी का बीच में, जो कि मनोवटी नाम से भी प्रचलित है, इंद्र का अमरावती, यम का सम्यमणि यम, और वरुण का श्रद्धावती, और कुबेर का महोदय। बाकी शिव, अग्नि और नृत्ति और वायु, इनके भी निवास स्थल हैं। 9 टोटल ये देवता यहाँ पे निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक निवास तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मानसोत्तर पर्वत पे जो पुष्कर द्वीप है उस पे है, और एक ब्रह्मा जी का निवास स्थान यहाँ है। और एक जब हम वर्टिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्रह्मा जी का सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेटरी सिस्टम, वो जो सत्यलोक है वो है। तो यहाँ पे जो अग्निध्र सबसे बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज के, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है भागवतम के 11वें स्कंद में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भरत महाराज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है, और भरत महाराज के ही नाम से हम लोग अपने भारतवर्ष को जानते हैं। तो अग्निध्र जी के 9 पुत्र और उनकी 9 पत्नियां, जो 9 पुत्र नाभि, किमपुरुष, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है नाभि। और नाभि और मेरु देवी जो पति पत्नी है, उनसे उत्पत्ति हुई महाराज ऋषभ देव की। तो महाराज ऋषभ देव को, जो कि शक्तावेश अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनको इंद्र ने अपनी ओर से एक अप्सरा भेंट की जिनका नाम था जयंती। उनके 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई,
जिसमें से 81 पुत्र ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र नवयोगेंद्र, 9 पुत्र जो 9 वर्ष हैं भारत के उनको मिले। लेकिन जो एल्डेस्ट हैं उनमें से भरत महाराज और सबसे महान जो हैं जिनका नाम अजनाभ भी है, जो भारतवर्ष के नाम से भी है, तो नाभ है नाभि से आए और अजनाभ अजन्मे, तो भरत महाराज अजनाभ वर्ष से भी इस भारत खंड को भी जाना जाता था, उनसे पहले, भरत महाराज से पहले। तो अजनाभ वर्ष कह लीजिए या भारतवर्ष कह लीजिए, एक ही बात है। और भरत महाराज पंचजनी जो विश्वरूप जी की डॉटर थी, उनसे इनको 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो सबसे बड़े थे जिनमें सुमति। यहाँ किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। ये हम कंपाइलेशन बता रहे हैं 5वें स्कंद के दूसरे, सेकंड, थर्ड, दूसरे, तीसरे, चौथे और 7वें चैप्टर्स की। Hare Krishna, Prabhuji. There's one small question. Yeah. Can I ask? Yeah, please, please. Prabhuji, you were showing that horizontal हमारा जो द्वीप का आपने सभी bifurcation दिखाए थे, जो आपके बैकग्राउंड में भी दिख रहे हैं। हाँ हाँ, yeah, the previous slide only. ये जो एक माउंट मेरू पर्वत जो है वो मतलब राइट फ्रॉम गर्भोदक्षयी ओशन, मतलब हमारे बॉटम प्लैनेटरी सिस्टम से लेके अपर प्लैनेटरी सिस्टम तक जाता है। तो ये अभी प्रेजेंट ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में हमको ये कहाँ देखने मिलेगा? हाउ कैन वी? यस माता जी, तो मैंने अधिकार की आपको बात बताई कि प्रेजेंट ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो हम लोग भारतवर्ष का हिस्सा हैं। तो अगर मैं अपने सिर्फ सबसे अंदर वाले जो द्वीप है उसकी बात करूं, जिसका नाम है जम्बू द्वीप, ये अर्थ नहीं है माता जी, अर्थ ये वाला है। देखिए ये तो सिर्फ जम्बू द्वीप का डिस्क्रिप्शन है, अर्थ में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये अर्थ, जो ग्रेटर अर्थ हम लोग कहते हैं। यस, हाँ। और इसके 7 द्वीप हैं जो प्रियव्रत महाराज के यस, 7 रथ पे बने, है ना? यस, द 7 सन्स, दैट्स व्हाई इट इज सेड द 7 सन्स। और जो बीच वाला सबसे हिस्सा है, जो बीच वाला पोर्शन है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। यस, वेयर वी आर रिसाइडिंग। नो, यस वी आर रिसाइडिंग ऑन जम्बू द्वीप, बट वेयर आई विल टेल यू। तो ये जो जम्बू द्वीप है, इसका जो साउथ पार्ट है, दिस पोर्शन, ओनली 1/9 portion of this Jambu Dweep is called as Bharatvarsha. ओह, हाँ। And और इसके भी ये 9 खंड है। ये भरत महाराज को मिला इतना हिस्सा, तो भरत महाराज के 9 पुत्र हुए, उनको उन्होंने एक एक ये भाग दिया। तो इस हिस्से के भी जो आपको वो बाव शेप में या वो सेमी सर्कल में दिख रहा होगा, सेमी सर्कल नहीं कह सकते, इसको एक सेक्टर कह सकते हैं। हाँ, या सेक्टर है ना, सर्कल का एक सेक्टर है, इसका नाम, ये यहाँ पे हिमालय पर्वत है। और इस हिस्से के 9 भाग हैं। जो सबसे नीचे का भाग है उसका नाम है भारत। वो पृथ्वी है जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, वो गोल है। उसका हम डिस्क्रिप्शन कल देखेंगे माता जी। कल भी हम सेम सेशन रखेंगे, हम अपना डिस्क्रिप्शन भारतवर्ष का देखेंगे कि हम सिचुएटेड हैं कहाँ पर। ओके, यस, थैंक यू प्रभु जी। या थैंक यू। Any other questions? Okay, so आपको कुछ भी अगर प्रश्न नहीं है तो हम आज के सत्र की समापन करते हैं। हम कल से आएंगे, कल फिर से सेम टाइम 6 o'clock आप आइए, तो आपको वर्टिकल स्ट्रक्चर और भारत की जो पोजीशन है उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।